तो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, महाराष्ट्र एमसीए सीटी 2024 का एडमिशन प्रोसेस वो अब कंप्लीट हो चुकी है। अब बहुत सारे कॉलेजेस में जो है क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी है। तो अब टाइम है हमारे टॉपर्स से बात करने की। तो इस सीरीज़ में इस सेशन का ये फर्स्ट पॉडकास्ट है। अभी बहुत सारे पॉडकास्ट आएंगे। आप लोग अगर थर्ड ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, नेक्स्ट ईयर देना चाहते हो एमसीए सीटी, तो इसे पूरा ज़रूर देखना। आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। कैसे इन्होंने जो है अपना परसेंटाइल 99 के ऊपर लेकर के आए, क्या क्या इन्होंने किया था, पूरे साल किस तरीके से प्रिपरेशन किया था, ये बहुत अच्छे से जो आपको बता रहे होंगे। तो आपको बहुत मज़ा भी आएगा और कुछ सीखने को भी मिलेगा कि ताकि जो इन लोगों ने अपनाया था और जो गलतियां इन्होंने की थी वो आप ना कर पाओ। गलतियां भी इनसे पूछेंगे, सब चीज़ इनसे जानेंगे, डिटेल में जानेंगे। तो चलिए उनका स्वागत करते हैं। तो हाय प्रियंका, वेलकम, कैसे हो? हाँ, तो सबसे पहले एक बार आप अपने बारे में बता दो, कहाँ से हो, क्या किए हो, आपका बैकग्राउंड क्या है? मैं गुवाहाटी असम से हूँ एंड मेरा बैकग्राउंड नॉन सी एस था। तो अभी मेरे एक्चुअली मैं निमसेट का एग्ज़ाम देने के लिए प्रिपरेशन कर रहा था। सो महाराष्ट्र सीटी वाला तो फिर पीस ऑफ केक था, मतलब अगर निमसेट का प्रेप करते हैं तो। अभी कितने परसेंटाइल आपने स्कोर किया और कौन से कॉलेज में जो है आपने एडमिशन लिया? 99.32 स्कोर किया एंड VESIT में लकीली हो गया। मतलब मेरे को तो था कि या तो MET में होगा या SIS में होगा। मैं तो इतना कंफ्यूज था, मैंने सर से इतनी बार पूछा, सर MET बेटर है SIS बेटर है? सर सेट की भगवान का नाम लेके कर दो, जो होगा वो हो जाएगा। एंड आई गॉट VESIT इन सेकेंड कट ऑफ, सेकेंड राउंड। तो आपने एडमिशन ले लिया वहाँ पे, कैसा लगा फर्स्ट लुक में कॉलेज? आप जब कॉलेज में विजिट किए तो कॉलेज में एक होता है ना, ड्रीम होता है किसी का कॉलेज में जाना। तो जैसा ही आपने कॉलेज में इंटर किया या फिर कॉलेज का देखा, इंफ्रास्ट्रक्चर देखा, टीचर्स वगैरह से बात भी हुआ होगा वहाँ पे, तो कैसा लगा? अभी तक आपके फर्स्ट एक्सप्रेशन में क्या लगा वहाँ पे जा करके? हाँ, एंटर करते तो पहले मैम वाज सो रूड कि भाई आप लास्ट डे में आ रहे हो एंड यू आर एक्सपेक्टिंग कि एडमिशन पूरा फॉर्म हो जाएगा। मेरे को लगा आप तो नहीं करवा रहे मेरा एडमिशन, लेकिन ठीक है, शी सेड कि कोई बात नहीं, कर लेंगे। एंड साथ बैठ के सी मतलब उसने फॉर्म फिल करवाया। उस टाइम पे आपने कॉल भी किया था कि मतलब पहुंच गए मुंबई, ये वो। आई वाज लाइक ओके ठीक है, इतना सपोर्ट तो काउंसलिंग में कोई करता नहीं है, बट हाँ आपने किया था। तो वो जाने के बाद क्या होता है? इतनी दूर से, तो पहली बार आप मुंबई, आप कहाँ से हो? गुवाहाटी से हो। गुवाहाटी से इतनी दूर जाना महाराष्ट्र में जाकर के मुंबई में फिर लेना OMS कैंडिडेट। मेरा ये जब से हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया है, मेरे लिए OMS को मैं ज़्यादा प्रेफर देता ही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है OMS कैंडिडेट को वहाँ पे पहुँचना, कुछ पता नहीं होता। तो आप इतनी दूर से गए वहाँ पे एडमिशन लेने, मतलब आपको पता कैसे चला था कि महाराष्ट्र CT भी एक एग्ज़ाम होती है? निमसेट वगैरह सबको पता होती है ऑलमोस्ट, तो महाराष्ट्र CT के बारे में आपको कहाँ से पता चली? और फिर कब सोचे कि हमें देना चाहिए एग्ज़ाम, और फिर इतने अच्छे स्कोर लाए, तो कहाँ से पता चली थी आपको? मतलब मैंने पहले पूरा रिसर्च किया था कि कौन कौन से एग्जाम, जैसे 10 सेट था, महाराष्ट्र CT था, VIT वाला एग्जाम भी दिया था मैंने। मतलब ऑलमोस्ट 4 एग्जाम दिए, CUET का भी दिया था। सो महाराष्ट्र CT तो 14 मार्च को ही था। तो मतलब आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग मच कि कुछ अच्छा होगा, बट ठीक है, इट वॉज ईजी तो हो गया। बहुत लोग के लिए इजी बोलते हैं, इनका परसेंटाइल आ गया 99, इसलिए ये इजी बोल रहे हैं। बहुत सारे बच्चे का बहुत कम परसेंटाइल आया, तो उनसे आप पूछोगे तो फिर पता चलेगा कि पेपर वाज टफ और इजी। तो इनके लिए तो इजी था ही। तो एक जेन्युइन रिव्यू दे दो सबसे पहले पेपर का, जो बच्चे नेक्स्ट ईयर देने वाले हैं ना। तो आपका पेपर कैसा था? मतलब इजी, मॉडरेट, टफ था? ये तो जो देता है स्टूडेंट्स उनको ज़्यादा पता होती है। तो आप एक बार बता दो पेपर कैसा था जो 14 मार्च को आप दे करके आए थे। मतलब ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ने की ज़रूरत है, बेसिक मतलब पढ़ लो, मतलब पूरा मतलब बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट्स। एंड मतलब इतना सिंपल आएगा कि आप कंप्यूटर के थोड़ा थोड़ा पढ़ लो, हो जाएगा। मतलब नॉट अ बिग डील। अगर निमसेट के लिए प्रेप कर रहे हो ना, तो महाराष्ट्र CT के लिए कुछ एक्स्ट्रा चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। आप जाओगे, यू विल थिंक कि मतलब थोड़ा हो सकता है, बट नेगेटिव मार्किंग है नहीं। तो सारे अटेम्प्ट करने हैं, और सारे अटेम्प्ट करने में मतलब लक भी एक फैक्टर होता है। मैंने सारे अटेम्प्ट किए थे। मेरे बगल में मेरी फ्रेंड थी, उसने कुछ 70-80 करे थे। आई वाज लाइक भाई तूने पूरा क्यों नहीं करा? बिकॉज नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं ना, तो वी शुड अटेम्प्ट पूरा। मतलब मेरा तो यही। क्लासेस वगैरह कब से स्टार्ट होने वाली है? कुछ ऐसा इन्फॉर्मेशन आया, नोटिस आया कुछ भी कॉलेज की तरफ से? कुछ नहीं आया, बट मतलब मैंने सीनियर से बात की थी, तो ही सेड कि 16 to 17 सितंबर को हो सकता है स्टार्ट।
तो हाँ भी मतलब पीजी वीजी का सर्च चल रहा है, इट्स क्वाइट अ हेडेक, मतलब नहीं होता। वगैरह का भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ पे जब आप जाओगे, क्योंकि देखो ओएमएस वाले को सब चीज़ देखना पड़ता है। पहले कॉलेज, ठीक है, कॉलेज कैसा है, फिर कॉलेज डिसाइड हो गया, उसके बाद आसपास के इंफ्रास्ट्रक्चर, पीजीज वगैरह देखना हो गया, या फिर हॉस्टल्स हो गए, बहुत सारी चीज़ें होती है। खासकर लड़कियाँ, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है वहाँ पे। तो अभी तक आपने पीजी वगैरह कुछ नहीं देखा वहाँ पे अभी? तो इसमें भी हम लोग सपोर्ट कर देंगे पीजी में जो भी सीनियर्स है। आई थिंक सीनियर्स का नंबर इनको मिल चुका है, तो आप सीनियर्स से भी डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। और आप एक बार अपना प्रिपरेशन प्लान बता दो, पूरे ईयर आप किस तरीके से प्रिपेयर करते थे, जो है पूरी जर्नी, क्योंकि 1 साल की अब 6 महीने ही बच चुके हैं, ज़्यादा टाइम नहीं है। मार्च में इसका एग्ज़ाम हो जाता है, नेक्स्ट ईयर वाले बच्चे देख रहे होंगे, तो एक बार अपना प्रिपरेशन प्लान बता दो। हाँ मतलब मैंने ना दिसंबर से स्टार्ट किया था, तो दिसंबर से मार्च में एग्ज़ाम था, तो इट वाज लाइक 3 मंथ्स। तो पहले मतलब ज़्यादा, मतलब इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि मैथ्स का ज़्यादा है या कंप्यूटर, सब इक्वल है। तो मैथ्स को बेसिक कर लो, कंप्यूटर को सारे सेक्शंस को करना है। मैंने तो ऐसे ही किया था कि मैथ्स का पूरा किया था, कंप्यूटर का पूरा कर लिया था, एंड इंग्लिश कोई एक्स्ट्रा प्रेप करके नहीं किया था। बट इंग्लिश बस इतना बेसिक कि आपको बेसिक आता तो आप कर लोगे, इतना ही था। मतलब मेरे हिसाब से तो सिंपल है, थोड़ा बेसिक प्रिपरेशन से हो जाएगा। बट लेकिन सारे सेक्शंस करने हैं, मतलब ऐसा नहीं है एमसेट में तो ऐसा होता है कि मैथ्स को ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है तो आप उसको ज़्यादा फोकस करते हो। बट इसमें ऐसा है कि सबको मतलब इक्वल टाइम देने की ज़रूरत है। मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस याद हो, या फिर पेपर किस टाइप का था, मतलब कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे, अगर कुछ रिकॉल कर पाओ आप तो मैथ्स के कुछ पोर्शंस बता पाओ, कुछ टॉपिक्स? मतलब कंप्यूटर में ना कोडिंग के कुछ क्वेश्चंस थे, तो आई एम द नॉन सीएस बैकग्राउंड, तो मेरा तो थोड़ा सा था कि वो क्वेश्चंस देखते ही भाई चलो तुक्का मार दो। तो मेरे पास ऐसे स्लाइड्स पड़ी हैं, मतलब वो आंसर की वाला अभी मुझे याद कुछ नहीं है, ऑब्वियसली मार्च एंड अभी सितंबर तो कुछ याद नहीं है। बट हाँ मेरे पास पड़ा है पूरा वो आंसर की का पीडीएफ, मैं आपको शेयर कर दूंगा। हाँ, तो ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिल रहा होगा नेक्स्ट ये जो पेपर, एग्जैक्ट पेपर, क्योंकि इसी साल से सीईटी सेल ने अपने पहले कभी भी ये आंसर की वगैरह कुछ रिलीज़ नहीं करते थे, तो क्वेश्चंस भी हमें पता नहीं होती थी कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। लेकिन इस साल से उन्होंने ये बहुत अच्छा जो है वो कदम उठाया है, मैं कहूँगा कि उन्होंने जो है आंसर की रिलीज़ किया। उससे क्या होगा, उससे हमें पेपर का पैटर्न पता चलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं। तो मैं तीन पार्ट में था, ABC करके कुछ ऐसा था, तो तीनों पार्ट का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा क्वेश्चंस पेपर, एग्जैक्ट क्वेश्चंस पेपर। तो वो जाकर के अगर आप प्रिपेयर कर रहे होगे तो एक बार चेक कर लेना, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितने डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्योंकि देखो बच्चे 99 भी लेकर के आए हैं, इवन बच्चे 4 या फिर 0.5 परसेंटाइल भी आए हैं। जब वो क्वेश्चंस मैच कर रहे थे तो उनके जो सही थे वो ऑलमोस्ट 100 मार्क्स के अप्रॉक्स आ रहे थे, फिर भी उनका मार्क्स बहुत ज़्यादा कम था, तो मतलब परसेंटाइल कम था। तो आप ये अब सोच करके चलो कि 200 मार्क्स के जो पेपर्स होते हैं तो आपको कितना लाना है, किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है कि हम स्टेबल, मतलब एक अच्छे खासे कॉलेज में एडमिशन ले सकें। तो प्रियंका एक बार आप बता दो, आपके अकॉर्डिंग कितना परसेंटाइल इनफ होना चाहिए टू टेक अ गुड कॉलेज? कितना परसेंटाइल इनफ होना चाहिए? सेफ स्कोर पता है 99.7 समथिंग आया ना, तो इट्स सेफ। मतलब 99.32 पे मेरे को ऐसा था कि मेरे को VSIT मिलेगा या नहीं मिलेगा। SPIT का तो छोड़ ही दो, मतलब वी कांट इवन थिंक। भाई OMS के लिए होते ही कितने सीट्स हैं, OMS के लिए 9 सीट्स थे VSIT में, एंड SPIT में भी कुछ अराउंड 6 सीट्स है या 8 सीट्स है, तो इतने ही सीट्स हैं। तो या OMS वालों को तो सीरियसली मेहनत करने की ज़रूरत है फॉर गुड सीट्स, गुड कॉलेजेस। तो हाँ 99.7 समथिंग वुड बी। 99 से नीचे आया फिर तो आप भूल ही जाओ। ऐसे भी अगर मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो ऊपर के कॉलेजेस, कुछ ही कॉलेजेस जो है वो अच्छे हैं, अगर सब चीज़ के नज़रिए से अगर देखा जाए, प्लेसमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, या फिर आप इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेसमेंट्स, या जो वहाँ के फैकल्टी मेम्बर्स हैं, इन्वायरमेंट जो होती है, तो ऊपर के कुछ कॉलेजेस ही बहुत अच्छे हैं। ऐसे तो महाराष्ट्र में 100+ कॉलेजेस हैं, लेकिन सब में वो उस तरीके की बात नहीं होती है। तो ऊपर वाले में जो है थोड़ा सा ठीक है, एक एज भी मिलता है। क्योंकि देखो ये जैसे नॉन CS बैकग्राउंड से, तो ये जिस कॉलेज में पहुँचे हैं ना, तो वहाँ का एनवायरनमेंट ऐसा होगा ना कि सब बच्चे पढ़ने वाले होंगे, क्योंकि अच्छे परसेंटाइल पे ही सब पहुँचते हैं वहाँ पे। तो सब सेल्फ मोटिवेटेड भी होंगे और अपने डेडिकेशन होंगे सभी अपने गोल के थ्रू, तो इनको वो बेनिफिट मिलेगा। जैसा इन्वायरमेंट रहेगा ना, इनको बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है। तो नॉन CS बैकग्राउंड भी, जैसे कि मैंने 2022 में बहुत सारे बच्चों का पॉडकास्ट लिया था जो नॉन CS बैकग्राउंड से थे, अभी बहुत अच्छी कंपनी में सभी प्लेस्ड हैं। तो और एक ही साल मिलता है, ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है। नेक्स्ट जो है अगस्त से ही आने लगेगी कंपनियाँ, तो एक साल में इनको मेहनत भी करनी है। और जब ऊपर के कॉलेज में आप जाते हो ना, तो मेहनत आपको डबल करनी होती है। क्यों? क्योंकि जो कंपनी आती है वो अच्छी लेवल की कंपनी आती है। जो अच्छे लेवल की कंपनी आएगी तो क्वेश्चंस उनका जो
इनटेक होगा वो प्रिपरेशन भी उसी हिसाब से क्वेश्चंस वगैरह जो भी पूछते हैं वो उतने ही टफ होंगे, अपने अकॉर्डिंग ही पूछेंगे वो, तो आपको मेहनत थोड़ी सी डबल करनी पड़ेगी। प्रियंका एक बात बता दो, सीईटी के लिए कोचिंग करना ज़रूरी है या फिर सेल्फ प्रिपरेशन से भी हो जाएगा? मतलब सेल्फ एंड यूट्यूब पे ऑलरेडी इतने मटेरियल्स है कि ज़रूरत नहीं है कोचिंग का एज सच। मतलब और आपको एनीवेज कंप्यूटर के लिए तो यूट्यूब से ही करना पड़ेगा। मैथ्स वगैरह तो मतलब ऑलरेडी 12th में अगर मैथ्स था तो इट वुड बी इजी, एंड कोचिंग की कोई ज़रूरत नहीं, यूट्यूब से हो जाएगा। मतलब सी अगर सेल्फ स्टडी आप बता रहे हो तो कुछ टिप्स होगा, कुछ स्टडी मटेरियल्स होगा, या फिर कुछ कहाँ से ये पढ़ सके बच्चे, किस किस कौन से बुक्स वगैरह, अगर कुछ बुक्स के नाम सजेस्ट करना चाहो तो वो भी कर सकते हो आप। अभी वो मैं शेयर कर दूंगा आपको, एग्जैक्टली मेरे पास अभी रिटन नहीं है कि कौन सा था। मतलब कंप्यूटर का कोई सर थे, उन्होंने मतलब काफ़ी अच्छा पढ़ाया था, मैंने सिर्फ उनको ही फॉलो किया था एंड इट हेल्प। मतलब MC वन शॉट समथिंग इट वाज, हाँ कि उससे हो गया था। मॉक टेस्ट कितना इंपॉर्टेंट है? आपने मॉक टेस्ट अटेम्प्ट किया था? रियली इम्पोर्टेंट। मतलब मैंने तो पता जस्ट सोचा था कि देना नहीं है, मतलब मेरे को महाराष्ट्र सीटी से कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं थी कि कुछ होगा या कुछ नहीं होगा। मैंने बस देने चला गया था, तो उससे पहले मैंने सोचा था कि एक बार मॉक दे देते हैं। तो मैंने मॉक के लिए मतलब परचेस किया था, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, उससे भी पैसे नहीं देखने चाहिए, 100-200 लगेंगे जस्ट बाय। एंड देन मैंने कुछ 7-8 मॉक्स दिए थे, तो मेरे कुछ 100 या 115 स्कोर आ रहा था। आई वॉज लाइक हो गया मेरा तो नहीं होने वाला, बट अब उपाय नहीं, जाके देना ही पड़ेगा। तो जाके दे के आए तो भी मुंह उतरा हुआ था, बिकॉज कोडिंग के क्वेश्चंस देखे थे तो आई वाज लाइक ठीक है, मैंने तो तुक्के मारे हैं, क्या ही होगा, बट लक वॉज समथिंग। तो फिर जब आंसर की आई कैलकुलेटेड इट वाज अराउंड 134 या 138 स्कोर था शायद तक। तो माय फ्रेंड सेड कि भाई अब तो हो जाएगा तेरा तो आराम से। मैंने कहा पता नहीं भाई, इतना तो होता होगा 200 में से, तो शायद नॉट अ बिग डील। फिर लेकिन जब रिजल्ट आया उसने मेरे को कॉल किया, बोला कि भाई 99+ परसेंटाइल है। मैं कहा ओ माय गॉड, ये क्या हो गया। तो फिर मॉक टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो एग्ज़ाम में आपको एक ही मौका मिलता है, जब आप जाते हो तो एक ही टाइम आप वो सही हुआ या फिर गलत हुआ उसको आप सुधार नहीं सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते हो उसमें। और मॉक टेस्ट एक ऐसा चीज़ है, जब आप मॉक टेस्ट देने बैठते हो तो एक आप जब भी मॉक टेस्ट देने बैठते हो तो आप सोचो कि हम 2 घंटे बैठ रहे हैं, तो पूरा एग्ज़ाम जैसा मैं एग्ज़ाम में बैठूंगा उसी तरीके से आप बैठो, पूरा जितना बनता है आप बनाओ। फिर बाद में जब उसका एनालिसिस करते हो ना, तो वो क्वेश्चंस क्या होते हैं वो याद होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो मॉक टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट होती है कि बाद में हम उसे सुधार सकते हैं। और जो है जब जैसे मॉक टेस्ट 1 दिया, ठीक है, उसमें जो गलतियाँ हुई, आप कोशिश करते हो कि मॉक टेस्ट जब मैं 2 दूं तो उसमें वो गलतियां मैं नहीं दोहराऊं। जैसे मॉक टेस्ट में 1 में आपने फार्मूला बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस रॉन्ग कर दिए या फिर कुछ भी आप गलती किए, तो वो कोशिश करते हो कि आप जब नेक्स्ट मॉक अटेम्प्ट कर रहे हो तो वो सेम गलतियां जो है वो वापस रिपीट ना हो। तो ये मॉक टेस्ट का बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, और मॉक टेस्ट ही आपको बताता है कि आप कहाँ पे लाई कर रहे हो, कितनी और पढ़ने की ज़रूरत है, कहाँ पे अभी आप रिलायबल हो और कौन से चैप्टर पे ज़्यादा कर रहे हो, ये सब चीज़ें तो वो देखने की ज़रूरत है आपको। मॉक टेस्ट तो इंपॉर्टेंट है ही, ठीक है। तो प्रियंका ये बताओ कि 14 मार्च एग्ज़ाम डे, उस दिन का आप कुछ शेयर करना चाहते हो हमारे साथ? वो उस दिन कैसा था, कहाँ सेंटर पड़ा आपका? हाँ, मेरा सेंटर काफ़ी दूर आया था, तो हम तो सब 2-3 फ्रेंड्स साथ में गए थे, तो ज़्यादा नहीं लगा। वहाँ पे भी ऑलमोस्ट मतलब हम तो कार में बैठ के भी रिवाइज कर रहे हैं फॉर्मूलाज, बिकॉज उससे पहले ज़्यादा प्रेप किया नहीं था, तो बैठ के एकदम रिकॉल कर रहे थे। एंड देन इट वाज लाइक कि अब कोई फ़ायदा नहीं है, अब गिव अप मार देना चाहिए। तो फिर हम चले गए अंदर। देन वहाँ पे भी बहुत ऐसा था कि आप वॉच नहीं ले जा सकते, रबर बैंड वगैरह हाथ में कुछ भी पहन रखा है, राखी वाखी, देवर लाइक हटाओ। एंड पेन्स भी ऐसा कि नहीं आप नहीं ले जा सकते, अपना ही पेन दिया था उन लोगों ने ऑलमोस्ट। तो हाँ, कुछ भी नहीं ले आ सकते मतलब। और वहाँ से कार तक का डिस्टेंस काफ़ी था। डे लाइक कि आप जाओ और रख के आओ, हमें नहीं पता वहाँ पे कुछ रखने का भी वो नहीं किया उन्होंने कि भाई ठीक है यहाँ रख दो, तो ठीक है। बहुत दूर थी। सेंटर कौन सी सिटी में था? जयपुर में आया था। ओके, सेंटर था जयपुर में। तो एग्ज़ाम 14 मार्च को आपका एग्ज़ाम हो चुका था और रिज़ल्ट आया आई थिंक मई में आया था, 1 मई को रिज़ल्ट आया। तो ये टाइम को आप क्या किए इतने टाइम में? आप क्या वो घबराहट भी हो रही थी कि क्या कैसा गया एग्ज़ाम, या फिर वो उस टाइम को अगर आप बता पाओ हमारे साथ, क्योंकि 2 महीने का बहुत ज़्यादा टाइम हो जाता है, 2 महीने के अप्रॉक्स था। हाँ, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन सच में नहीं थी टू बी ऑनेस्ट। मेरे को था कि ठीक है लेट्स मूव ऑन, अपन को निमसेट के लिए प्रेप करनी है। VIT का भी एग्ज़ाम था, 5 मई को था या 4 मई को था, तो बस वही चल रहा था। एंड 1 मई को जब रिजल्ट आया तो मेरे को था कि ठीक है रिजल्ट तो आ गया। मतलब एक होता है ना कि कोई बच्चे तो सिर्फ महाराष्ट्र का देखे, दे आर वेटिंग इसका रिजल्ट आएगा, तो उनसे वेट नहीं हो रहा। मतलब मेरा तो वो फैक्टर ही नहीं था ना, तो आई वाज लाइक ठीक है बिजी।
एंड जब रिजल्ट आया इट वॉज अनएक्सपेक्टेड कि ठीक है क्या हो गया। आई वॉज हैप्पी कि ठीक है, अगर निमसेट में नहीं भी होता तो नाउ आई हैव अ गुड बैकअप कि ठीक है कुछ तो हो जाएगा, मतलब ईयर वेस्ट नहीं हो रहा। तो हाँ ठीक है, इट वॉज अ गुड थिंग। एंड वीआईटी का पेपर तो कुछ नहीं, वो तो पूरा कंप्यूटर बेसिस था, तो नॉन सीएस वाले का सोचने का कोई सेंस ही नहीं है। वीआईटी में होता है, वीआईटी में अगर आप पीसीए हो या फिर बीएससी आईटी की हो, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मैथ्स वैथ्स आती नहीं है, ज़्यादातर कंप्यूटर के क्वेश्चंस ही आते हैं। अब धीरे धीरे जितने भी एंट्रेंस एग्जाम है एनसीए के वो कर रहे हैं, वो पहले क्या होता था सिर्फ मैथ्स के बेसिस पे ही एडमिशन होती थी, बट लेकिन अब जैसे सीयूईटी का देख लो, आप जामिया का देख लो, वो 50-50% कर दिए। 50% आपके मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे तो 50% आपके कंप्यूटर के आएंगे। तो ये एक अच्छा भी है कि आप कंप्यूटर थोड़ा सा पढ़ के जाओ, ताकि आपको 2 साल तो कंप्यूटर ही पढ़नी है ना, आगे काम भी कंप्यूटर पे ही करनी है, तो एक थोड़ा सा आपका होना चाहिए। तो ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, क्योंकि कंप्यूटर को ला करके। तो इस बार देखो 14 मार्च को जैसा कि पता है एग्ज़ाम हुआ था, और काफ़ी टाइम बाद रिज़ल्ट आया, 2 महीने के बाद आई थिंक रिज़ल्ट आया। उसके काफ़ी दिन बाद फिर स्टार्ट हुआ हमारा काउंसलिंग प्रोसेस। ठीक है, तो काउंसलिंग प्रोसेस पे आते हैं, उस पर हम बात करते हैं। तो काउंसलिंग के लिए आपने क्या क्या किया, कैसे जो है लिस्ट वगैरह, क्योंकि आपका 99 था तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत थी नहीं, बट आप फिर भी कंफ्यूज बहुत थे। आप कॉल्स करते थे, हमें पता है, हमें दिल में कुछ और दिमाग में कुछ और चलता था। मैंने ये बात भी बोली थी वहाँ पे, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न भी थे। तो काउंसलिंग से रिलेटेड कुछ बातें बताना चाहो तो। मुझे फर्स्ट राउंड में एक्चुअली एमईटी अलॉट हुआ था, तो मेरे को था कि ओके एमईटी इज़ अ गुड कॉलेज। फिर मैंने अपना मन बना लिया था कि ठीक है आई कैन डू थिएटर एंड ऑल, वहाँ पे ये है वहाँ पे वो है, मतलब अपने आप को प्रोज दे रहा था कि ठीक है अगर कुछ नहीं तो एमईटी इज़ अ गुड कॉलेज। मतलब एमईटी टॉप 6 में है। मतलब मेरे को ऐसे बाकी लोगों ने बोला था कि एमईटी इज़ बेटर देन एसआईएस, तो मेरे को था कि ठीक है, मैंने फर्स्ट में एसआईएस की जगह एमईटी डाल दिया, तो मेरे को एमईटी मिल गया। एंड देन फिर जो मैंने सर का माथा खाया है कि सर एमईटी या एसआईएस, एमईटी या एसआईएस, I was like let it be, जो मिलेगा हो जाएगा। बट सेकेंड राउंड वाज अ गुड राउंड कि ठीक है बीएसआईटी मिल गया। तो हाँ, मैंने काफ़ी रिसर्च करा, इतना रिसर्च करा कि आई थॉट कि भाई अब कॉलेज वाले मुझसे पूछ सकते हैं कि थोड़ा इन्फॉर्मेशन दे दो। ये होती है ना, ये प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है। देखो प्रॉब्लम होती है जैसे कि आप अगर कोई पढ़ाओ, एक इंसान से आप पूछो ना तो सही होता है। होता क्या है, जैसे मेरा 99 परसेंटाइल का राउंड है ना, मेरे को जो कॉलेज मिला उसका तो मैं रिव्यू लूँगा ही लूँगा, ऊपर से 2-3 कॉलेजेस का मैं और रिव्यू लूँगा, प्लस मैं एक इंसान से नहीं लूँगा, मैं एक बंदे से रिव्यू नहीं लूँगा। जितना हो सकता है, तो एक ने ये बोला, दूसरे ने ये बोला, तीसरे ने ये बोला, उसके चक्कर में हमारा जो है दिमाग वो कंफ्यूज हो जाता है। किसी ने बोला कि एमईटी सही है, किसी ने बोला एसआईएस सही है, किसी ने कोई कुछ और बोला, और फिर वहाँ से सबसे पूछ के फिर आते हैं बच्चे हमारे पास कि सर ऐसा 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 है, तो अब बताओ। तो परसेंटाइल तो उतना ही है। देखो वो कॉलेज होता क्या है, क्योंकि 99 पे भी बहुत ज़्यादा बच्चे आते हैं, क्लस्टरिंग लेवल भी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो एक्चुअली बोला जाए तो काउंसलिंग प्रोसेस है वो 95 परसेंटाइल के ऊपर वालों बच्चों के लिए ही होती है, क्योंकि प्रॉब्लम होती है वहीं पे। नीचे तो जितना परसेंटाइल है उसके अकॉर्डिंग आपको कोई ना कोई कॉलेज मिल ही जाना है। ऊपर में क्योंकि लेवल ऑफ जो है कॉलेजेस होते हैं वो लगभग सेम होते हैं, सभी कॉलेजेस ऑलमोस्ट सेम होते हैं। प्लेसमेंट्स रेशियो हो गया या फिर जो है आपका कुछ भी पूछा जाए तो सब लगभग सेम ही होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। तो उनके पास ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, जैसे इनके पास एमईटी का भी ऑप्शन था, विजिट का भी ऑप्शन था, अगर नीचे आ जाए तो पिंपरी, पीसीसी, सभी चीज़ का इनके पास ऑप्शन था। तो इनको थोड़ा सा रिसर्च करना ज़्यादा ज़रूरी था। 99 पे आपके पास सारे ऑप्शंस खुले हुए होते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे अभी मैं कैप 2 में मैं देख रहा था, एमसीए लोहेगांव का परसेंटाइल 97 चला गया। अब बताओ एमसीए लोहेगांव का जिसका 70-80 परसेंटाइल कट ऑफ ज़्यादा था, कैप 2 में 97 चला गया। तो सोचो अब बच्चे कैसे डिसाइड करें। तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो हम लोग ने 2 साल से जो कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं, तो पता होती है कि कौन कौन से कॉलेजेस ऊपर में क्या दे रही है आपके परसेंटाइल के अकॉर्डिंग। क्योंकि देखो बहुत अब हर एक बच्चे के अपने अपने कुछ इशूज़ होते हैं। किसी का 99 आए तो उनको फाइनेंशियली इशूज़ है, या फिर जिनके परसेंटाइल अच्छे हैं उनको जाना नहीं है, मुंबई से शिफ्ट नहीं होना है, पुणे से मुंबई शिफ्ट नहीं होना है, तो इन सब प्रॉब्लम होती है। तो इन सब को हम लोग देखते हुए फिर उनको सजेस्ट करते हैं ऐसा ऐसा। तो उस पर भी डिपेंड करता है कि कौन सा कॉलेज आपके लिए बेस्ट होता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि परसेंटाइल आ गया 99 आ गया तो एसपीपीयू आपके लिए बेस्ट है। स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग आपका सुविधा कहाँ पे है सबसे ज़्यादा, वो ज़्यादा मैटर करता है। ठीक है, तो इनका काउंसलिंग तो इस तरीके से रहा। ये तो हो गया। मतलब जब रिजल्ट आया था तो इट वाज AIR 162, ठीक है। तो मेरे को लगा कि भाई मतलब चांसेस नहीं है कि कोई टॉप कॉलेज में होने वाला है। मतलब 162 वो काफ़ी दूर है, काफ़ी बच्चे आ गए ना मेरे से पहले। तो OMS के तो 99 बच्चे थे, मतलब बाकी तो सब महाराष्ट्र के थे, तो उनके साथ तो कोई कंपटीशन ही नहीं है, बिकॉज उनको तो चाहिए ही नहीं ना ऊपर वाले कॉलेज, उनके तो ऑलरेडी सीट रिजर्व्ड है।
तो आई वाज लाइक मेरे आगे 99 बच्चे हैं, तो मुझे टॉप 5 तो नहीं मिल रहा। तो मैंने क्या किया, जब काउंसलिंग राउंड हुआ तो मैंने ये 16 कॉलेजेस भरे सीक्वेंस वाइज, जो आपने लिस्ट भेजी थी उस अकॉर्डिंग कि ये देन ये मतलब आई वॉज क्वाइट कि भाई मतलब मेरे को शायद 5-6 कॉलेज मिलने वाला है। तो आई वॉज ज़्यादा कंफ्यूज बिटवीन एमईटी और SIS, बट ठीक है मतलब आधे से ज़्यादा बच्चे तो पार्टी नहीं देते। जैसे 99 में से आप मानो 40-50 या 60 बच्चों ने ही अप्लाई करा होगा, बाकी तो शायद काउंसलिंग में पार्टी नहीं लिया। तो एक वो भी फैक्टर है। तो ये सब चीज़ थी। काउंसलिंग में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। आपको भी कुछ प्रॉब्लम्स आई थी काउंसलिंग में लेकर के कि कुछ ऐसा चीज़ पता ना हो आपको एडमिशन उन कॉलेज में जाने से लेकर के पूरा होल काउंसलिंग प्रोसेस, जो कैप प्रोसेस होते हैं, 3 कैप होते हैं, इन सब चीज़ में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी? एक बार आप अच्छे से बता पाओ कि क्या होती है, एग्जैक्ट काउंसलिंग होती क्या है? हाँ मतलब आपने बोला था ना कि गैप सर्टिफिकेट बनवा लेना, मतलब मैंने आपकी वीडियोस देख के करा था पूरा काउंसलिंग राउंड, तो कि गैप सर्टिफिकेट एंड इंडियन नेशनलिटी वाला चाहिए। तो अब नेशनलिटी में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी कि ऐसा कि नेशनलिटी सर्टिफिकेट कहाँ से बनवाए, तो फिर काफ़ी रश हो गया था, मतलब गुवाहाटी से राजस्थान आके बनवाना। एंड देन मतलब मैं काफ़ी कॉशियस था कि मतलब ऐसा कि बर्थ सर्टिफिकेट भी ले लिया, मतलब सब कुछ आई वॉज कैरिंग कि भाई कोई गलती नहीं होनी चाहिए। तो जब वहाँ पे लेके गए तो मतलब मैंने जेरोक्स की शायद 3 सेट्स चाहिए। आई वॉज इतना ज़्यादा कोशिश की, मैंने 5 सेट्स ले लिए। मैम वॉज अरेंजिंग कि ठीक है अभी चलो 2 एक्स्ट्रा है। तो जब मतलब वो जैसे मतलब इंडियन नेशनलिटी में उन्होंने नेशनलिटी का सर्टिफिकेट लिया ही नहीं, मतलब उन्होंने बर्थ सर्टिफिकेट लिया, एक कुछ मूल निवास था वो दोनों लिया। एंड देन जब मतलब वहाँ पे ना एक राउंड टेबल लगा हुआ होता है कि आपने वहाँ पे अपना एडमिशन का फॉर्म फिल कर लिया, एंड देन आपको जाना है एंड अपना वापस वो लोग फाइल रीचेक करेंगे, एंड देन आप फी पे करोगे। एंड फी में भी एक चीज़ थी कि यू कैंट पे फ्रॉम चेक और समथिंग, आपको डेबिट कार्ड या फिर ऑनलाइन पे करना पड़ेगा। और उसका फ़ी क्या है, 1,07,000 समथिंग है। तो आप गूगल पे से नहीं कर सकते हो, UPI से नहीं कर सकते हो, तो आपको कार्ड के साथ मतलब यहाँ पे कॉशियस होना पड़ेगा। तो कार्ड मतलब 1 टाइम अरेंज करके रखना होगा, बिकॉज आप 2 बार अलग अलग पेमेंट नहीं कर सकते। मुझे उसमें काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। मैंने सर से भी पूछा, सर ने मुझे सीनियर का नंबर दिया था कि उन्होंने कहा था कि हाँ चेक से तो नहीं होगा। फिर पेमेंट कैसे जैसे हो गया था, एंड देन फिर नेक्स्ट पे गए तो उन्होंने फिर से डॉक्यूमेंट्स रीचेक करा, एंड देन फिर वापस से डॉक्यूमेंट्स रीचेक किया। तो मतलब डॉक्यूमेंट में काफ़ी वो लोग करते हैं। तो उसमें मतलब सब कुछ होने के बाद वो टिक टिक कर रहे थे कि ये है, तो बोलते नेशनलिटी तो ये मूल निवास नहीं चलेगा। मैंने कहा अरे सर और भी है, वो भी है, मतलब आपने बोला था तो मैंने लेके गया था। तो सर वाज लाइक ठीक है। फिर बर्थ सर्टिफिकेट भी रख लिया, वो भी रख लिया। एंड देन हॉस्टल्स तो MCA वालों के लिए है ही नहीं। दे क्लियरली सेड MCA वालों के लिए हॉस्टल नहीं है। आई वाज लाइक ये क्या भेदभाव है। उनको था कि बीटेक वाले बच्चे भी आते हैं इसमें जेई के थ्रू, तो जेई और MST CET के थ्रू, तो उनके बाद अगर कुछ बच जाता है तो वी कैन ऑफर यू, आप अपना साइन वाइन करके चले जाओ, बाकी ऐसे वी डोंट गिव सीट्स टू MCA वाले। मैंने कहा ठीक है ओके कोई बात नहीं, एक तो OMS होना अपराध है, एक आप वहाँ पे MCA वाले हो, तो क्या आपकी कोई वैल्यू नहीं है। कैसे करते हैं वहाँ पे बच्चे, कैसे करते हैं वहाँ पे? आसपास PG वगैरह अवेलेबल है, तुरंत हो जाते हैं कि नहीं? वहाँ पे कॉलेज का एक कुछ साइट पे वो लगा रखा था उन्होंने, कुछ घर फिट करके, तो उसमें आपको बोल देते थे कि वहाँ स्कैन कर लो एंड देन यू कैन सर्च सम PGs एंड फ्लैट्स। तो वहाँ पे मैंने जब निकल के बाहर बात की तो उन्होंने भी कोई ब्रोकर के थ्रू बताया था। तो काफ़ी मतलब मुश्किल सा ही है कि आपको इजीली नहीं मिलेगा, मतलब एक्सपेंसिव भी बहुत है। मुंबई है तो मुंबई इज़ एक्सपेंसिव। तो उन्होंने बोला कि पहले आपको कितना तो लैक्स डिपॉजिट करवाना पड़ेगा, एंड देन आप लोग 4-5-6 जन रहोगे तो इतना शेयर हो जाएगा। तो आई एम टू थिंकिंग जब क्लास में जाऊंगी तब वहाँ पे 2-4 बच्ची होंगी तो उनके साथ आई विल डिस्कस एंड देन शिफ्ट करेंगे। अभी एक बार के लिए आई विल टेक सम PG और समथिंग। ओके, फीस का क्या था? फीस का अगर आपको पता हो, फीस कितनी लगी आपकी? 1,07,000। ओके, और कैटेगरी की फ़ीस आपको पता है? ST SC OBC ऐसा कुछ नहीं? तो उसका मैं बता दूंगा आपको किसी महाराष्ट्र स्टूडेंट से। तो विज़िट की जो विवेकानंद एजुकेशन सोसाइटी है चैम्बूर में है ना शायद ये, हाँ, तो उसकी जो फीस 1 लाख OMS वाले के लिए इतनी होती है, बट मुंबई में ठीक है। मुंबई में इतने फीस है, इवन आप पुणे में जाओगे तो IMCC में इससे ज़्यादा है, पिंपरी में इससे ज़्यादा है, अकुड़ी में, इवन अकुड़ी में फ़ीस इस बार हाई हो गई है। तो ठीक है, मुंबई का बस वहाँ पे क्या होता है, रहना खाना थोड़ा सा ज़्यादा कॉस्टली हो जाता है। इसलिए मैं OMS को ज़्यादा सजेस्ट, खासकर जिसकी जो कम परसेंटाइल आती है ना, मैं उसको ज़्यादा सजेस्ट नहीं करता हूँ कि मुंबई जाओ, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाता है वहाँ पे रहना खाना। उस हिसाब से अगर आपको प्लेसमेंट नहीं हुई तो रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट फिर देखना पड़ता है। तो वो सब चीज़ तो है ही।
तो प्रियंका, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक लास्ट टिप्स दे दो, जो 2025 में बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं सीईटी में, आप उनको क्या सजेशन दोगे? जो गलतियां आपने की थी वो ना दोहराएं, वो एक बात बता दो आप, ऐसा कुछ। कंप्यूटर को फोकस ज़्यादा करना है, बिकॉज मैथ्स को तो आप एनीवेज करने ही वाले हो, तो कंप्यूटर इज क्वाइट इंपॉर्टेंट, आप कंप्यूटर पे ध्यान दो। एंड इंग्लिश इज वेरी स्कोरिंग, मतलब वेरी बेसिक, आप अगर थोड़ा सा रिविजन करके जाओगे ना बेसिक कॉन्सेप्ट्स, तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। एंड ऐसा है कि अगर 3 to 4 मंथ्स अगर डेडिकेटेडली कर लिया ना, तो यू विल डेफिनेटली गेट 99+++ स्कोर। तो यार मतलब इट्स वर्थ इट कि आप कर लो। एंड बाकी और अगर मतलब कॉलेज का रिव्यू वगैरह कुछ भी, आई विल गिव ऑनेस्ट, मतलब मैं भी मतलब आपसे इंस्पायर होकर आई एम थिंकिंग कि वहाँ जाके पूरा यूट्यूब पे डालूंगी कि रिव्यू दूंगी कॉलेज का फर्स्ट डे कैसा रहा, हॉस्टल पीजीज कैसे कैसे। तो या आई विल डू एंड यू कैन चेक देयर। तो हाँ, ऐसा है। चलो, ये भी स्टार्ट हो गया, अब बताएगी, डेली ब्लॉग लेकर के आएगी। चलो बढ़िया, इनके भी चैनल्स वगैरह का लिंक मैं डाल दूंगा अगर ये स्टार्ट करेंगी तो देखते रहना विजिट का डेली क्या है कैसे है। और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एक बार लास्ट बता दो कि हमारे बारे में कैसे पता चला आपको, और एमसी ज्ञान से कितना सपोर्ट मिला, कुछ भी मिला हो तो बता। काफ़ी मिला, मतलब मैंने ना काउंसलिंग राउंड के लिए 3-4 चैनल्स तो हैं यूट्यूब पे अवेलेबल, बट मैंने इन सर का काफ़ी देखा था बिकॉज पॉडकास्ट वगैरह थे। तो पॉडकास्ट आर क्वाइट हेल्पफुल कि मतलब बच्चे अपना ऑनेस्ट एक्सपीरियंस शेयर करते हैं ना कि उनको एडमिशन में कैसे क्या रहा। तो मैंने इनके वीडियोस देखे थे, उसी से मैंने अपने बाकी डॉक्यूमेंट्स बनवाए थे, जैसे गैप सर्टिफिकेट और नेशनलिटी। अगर मैंने वीडियोस नहीं देखता तो डेफिनेटली मैं नहीं करता। एंड वहाँ पे बहुत प्रॉब्लम कर रहे थे, दे वर लिटरली मतलब ऐसे कि अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है ना, कोई बात नहीं, अब जाओ। मतलब उनको ऐसा है ही नहीं कि हमें बच्चा लेना है कि आपके एडमिशन चाहिए, दे आर लाइक कोई बात नहीं है तो आप जा सकते हो। तो हाँ, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ बहुत हेल्पफुल था। एंड एक फ़नी इंसिडेंट था, मतलब सर ने बोला कि सेकेंड राउंड में फ्रीज कर दिया गया वो सीट। मैंने कहा हाँ मतलब कर दिया, बोला नहीं करना था। वो लाल बटन वाला इंसिडेंट, प्लेन में लाल बटन दिख रहा है नहीं दबाना था, बट ठीक है, डेट वॉज फनी। बट हाँ, मैंने कर दिया था। एंड हाँ, ऑल्सो टिप कि मतलब फाइनल राउंड तक आप अपनी सीट को फ्रीज रख सकते हो, आपकी सीट कहीं नहीं जाने वाली है। अगर मतलब वहाँ जाने में प्रॉब्लम हो गया या कुछ भी हो गया, तो इट वुड बी बेटर ना कि आप वहाँ पे पूरे कॉलेज में पहुँच के जब आपका सब कुछ हो जाए तब आप फ्रीज कर दो सीट को। तब तक यू शुड कीप इट कि हाँ आप बेटरमेंट के लिए जाना चाहते हो, तो इससे आप राउंड 3 तक भी जा सकते हो, तो आपकी सीट कहीं नहीं जाएगी। मैंने तो मिस्टेक कर दी थी, अगर बाई चांस मेरी फ्लाइट डिले हो जाती या कुछ और 3 बज जाते तो मेरा तो नहीं होता एडमिशन। होता थोड़ी सी प्रॉब्लम, लेकिन देखो क्या होता है, कैप 3 तक ये हमें पता है कि सीट्स रहती है। बच्चे इधर उधर से पूछते हैं, फिर मेरे को आकर के परेशान कर दे कि उन्होंने ऐसा बोला कि आपकी सीट नहीं रहेगी कैप 3 में। ऐसे मेरे पास मतलब बहुत कॉल्स आए थे कैप 3 को लेकर के, इतने कॉल्स आए कि सर, इवन कॉलेजेस वाले भी बोल रहे थे कि आपकी सीट्स, आई थिंक मैं कॉलेजेस का नाम नहीं लूँगा यहाँ पे, बहुत सारे कॉलेजेस वाले बोल रहे थे कि नहीं आपकी सीट्स जो है वो सेकंड कैप में वो नहीं रहेगी। अब जब आप पार्टिसिपेट कर रहे हो थर्ड में तो वो सीट्स चली जाएगी। तो बस इतना ही मैं बोलता था, इग्नोर करो, सभी को इग्नोर करो। जैसे ही आप कैप 3 में जाओगे आपका पूरा पता चल जाएगा। इवन तो मेरे पास रिकॉर्डिंग्स वगैरह भी होगी बहुत सारे बच्चों की जो कॉल्स करते थे कि कॉलेज वाले बोल रहे हैं कि हमारा जो कैप 2 है, कैप 2 वाली सीट्स वो नहीं रहेगी। तो वो अपने अपने सबके थॉट्स थे उस टाइम पे, लेकिन सबको मैंने बताया था कि आपकी जो सीट्स है वो रहेगी। और अभी तक कैप 3 में जाकर के एडमिशन लिए आराम से, क्योंकि देखो अगर जो ऊपर के कॉलेजेस मिल जाते हैं ना, तो बच्चे बाहर के होते हैं, बिहार झारखंड से, उनको टिकट्स की इशू होती है, सब फ्लाइट से भी नहीं जा सकते, सबकी ट्रेन की टिकट्स नहीं मिलती है। तो उनके लिए होता है ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको जो कैप 1 में मिल गया उसे होल्ड कर कैप 3 पे रखो। 3 तक में आप जाओ, आराम से टिकट वगैरह अरेंज करो, आप जाओ आराम से एडमिशन लो, आपकी सीट्स जो वो रहती ही रहती है, कहीं नहीं जाती है। तो थैंक यू प्रियंका, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। आई होप आप अपने लाइफ में और अच्छी करो। अब जो है आपका पॉडकास्ट लूँगा तो एक अच्छी खासी कंपनी में प्लेस्ड होने चाहिए। नेक्स्ट ईयर मैं आपको फिर से इनवाइट करूँगा। और आप लोग जैसे देखो, जैसे आपकी सीनियर्स ने आपको सपोर्ट किया, मैंने जैसे ही नंबर दिया वो कुछ ना कुछ हेल्प तो आपको की ही होगी। नेक्स्ट ईयर जो है इन बच्चों जो देख रहे हैं उनको मैं आपका नंबर दूंगा, तो आप लोग भी पूरा सपोर्ट करना, ठीक है, रीच आउट करने में, बताने में, कॉलेज रिव्यू वगैरह, क्योंकि एक से एक मैं चैन बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। अब सीनियर्स तो वो करते हैं, हर एक साल करते हैं, इस बार भी किया, बहुत अच्छे से किया। और एक कोई भी होता है ना पहले से, तो हमारा जो एडमिशन प्रोसेस है वो स्मूथ हो जाता है, रहने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाती है। तो ये चीज़ थी। तो ठीक है, थैंक यू सो मच।